गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यहाँ पर एक नई विधा को देखने वाले हैं, नुक्कड़ नाटक। तो ये नुक्कड़ नाटक क्या होता है, ये किस तरह की विधा है, इस नुक्कड़ नाटक की विधा परिचय को हम पहले देखेंगे और उसके बाद हम इस पाठ की शुरुआत करेंगे। एक्चुअली ये वर्ड्स आपने भी सुना होगा कि नुक्कड़ नाटक मतलब क्या। तो नुक्कड़ का मतलब है चौराहा या तो फिर चौक या तो फिर ऐसी जगह कि जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं शाम के वक्त, जिसको नॉर्मल शब्द में बोले तो नाका कहते हैं। तो ऐसे ही नाके पर जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर बहुत बड़ी जगह होती है, तो ऐसी जगह पर किया हुआ नाटक मतलब नुक्कड़ नाटक। तो देखिएगा हम इसका पहले परिचय लेंगे कि ये किस तरह के नुक्कड़ नाटक होते हैं और कौन कौन सी आवश्यकता होती है। तो देखिएगा विधा परिचय। एक विशिष्ट नाट्य शैली के रूप में नुक्कड़ नाटक आज अपनी पहचान बना रहा है। यह एक ऐसी धारदार विधा है जो राजनीति, समाज और साहित्य में संतुलन बनाए रखती है। वास्तव में यह एक सांस्कृतिक हथियार है जो जड़ मानसिकता को तोड़कर लोक शक्तियों की पहचान कराती है। सामान्य व्यक्ति की समस्याओं को जनसाधारण की भाषा में सहजता और सरलता के साथ लोगों तक पहुंचाने का इसका मुख्य उद्देश्य है। नुक्कड़ से तात्पर्य है चौक या चौराहा। नुक्कड़ नाटक का प्रस्तुतिकरण सड़क के किनारे, किसी चौक, किसी मैदान, बस्ती, हाउसिंग सोसाइटी के आंगन में कहीं भी हो सकता है। नुक्कड़ नाटक हमारे सामने एक आंदोलन के रूप में उभर कर आया है। ये नाटक सामाजिक विसंगतियों, विडंबनाओं, रूढ़ि, शोषण, सत्ता के स्वरूप और आम जनता के संघर्ष को सहजता के साथ सीधे जनता तक पहुंचाती है। इस प्रकार यह नाट्य रूप हमारे सामने जन संघर्ष तथा आंदोलनों का एक सबल हथियार बनकर आया है। आज के जीवन की त्रासदी को झेलते हुए और संघर्ष के बीच से गुजरते हुए तथा वहीं से विषय चुनकर नुक्कड़ नाटक और उसका रूप तथा कथ्य जन्म लेते हैं। नुक्कड़ नाटक मूलतः 8वें शतक से लोकप्रिय हुआ है। नुक्कड़ नाटक को अंग्रेजी में स्ट्रीट प्ले के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर इसको उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है जैसे सड़क पर मदारी अपना खेल दिखाने के लिए भीड़ जुटाता है। नाट्य प्रस्तुति का यह रूप जनता से सीधे संवाद स्थापित करने में मदद करता है। नुक्कड़ नाटक आमतौर पर बेहद सटीक और संक्षिप्त होते हैं क्योंकि सड़क के किनारे स्वयं रुककर नाटक देखने वाले दर्शकों को अधिक समय तक रोकना संभव नहीं होता। विख्यात रंगकर्मी स्वर्गीय सफदर हाशमी ने नुक्कड़ नाटक को देशव्यापी पहचान दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका जन्म 22 अप्रैल को नुक्कड़ नाटक के दिवस के रूप में मनाया जाता है। नुक्कड़ नाटक में न तो अंक परिवर्तन होता है न ही दृश्य परिवर्तन। वेशभूषा भी बार बार नहीं बदली जा सकती और न ही नाटक को इतना लंबा किया जा सकता है कि सड़क या चौराहे पर खड़े या बैठे दर्शकों के लिए घंटों रुकना मुश्किल हो जाए। इसीलिए नुक्कड़ नाटक लंबे या दीर्घ नहीं होते हैं। मूलतः मंचीय नाटक के लिए पर्दा, साज सज्जा, नेपथ्य, ध्वनि, संयोजन, महंगा रंग सेट आदि के साथ इमारत के अंदर सभागार आवश्यक होता है, परंतु नुक्कड़ नाटक के लिए खुली जगह के
खुली जगह में बिना किसी साज सज्जा के ही ये खेले जाते हैं। नुक्कड़ नाटक में नाट्य मंडली और दर्शकों में भी कोई दूरी नहीं होती, बल्कि सारे अभिनेता दर्शक समुदाय के बीच गोलाकार रंगस्थल बनाकर अपना नुक्कड़ नाटक खेलते हैं। हिंदी नाटक साहित्य में नुक्कड़ नाटक प्रमुख रूप से दिखने वाले कलाकार और उसके नाटक इस प्रकार है। सफदर हाशमी, गुरुशरण सिंह, नरेंद्र मोहन, शिवराम, ब्रजमोहन, सुरेश वशिष्ठ, असगर वजाहत, राजेश कुमार आदि ये सारे नुक्कड़ नाटक के लेखक हैं। नुक्कड़ नाटक समाज परिवर्तन हेतु सकारात्मक उद्देश्य को केंद्र में रखकर निरंतर प्रदर्शित करने वाला अनेक नाट्य संस्थाएं कार्यरत है। भारतीय जनजीवन के लिए 8वां दशक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से विभिन्न समस्याओं से भरा हुआ था। बेरोजगारी, अशिक्षा, असुरक्षा, नैतिक मूल्य का पतन, गलत रूढ़ियां, महंगाई, भ्रष्टाचार, मौलिक अधिकारों का हनन, किसान मजदूरों का शोषण आदि समस्याओं ने अकराल विकराल रूप धारण किया हुआ था। ऐसी विकट समस्याओं से जुड़ने के लिए लोगों को संगठित करके परिवर्तन लाने का कार्य नुक्कड़ नाटक ने किया। समाज परिवर्तन, सामाजिक एकता, शोषण मुक्त समाज, स्त्री पुरुष समानता, सर्वधर्म समभाव, राष्ट्रभक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संघर्ष, जल संरक्षता आदि विषय के बारे में लोगों में चेतना जगाने में नुक्कड़ नाटक ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज नुक्कड़ नाटक के विषय व्यापक होने लगे हैं। इन विषयों में घर से लेकर मोहल्ले, शहर, गांव, महानगर के स्वयं ज्वलंत प्रश्न तक आने लगे हैं। प्रशासन भी कई महत्वपूर्ण सामाजिक संदेशों के प्रसारण के लिए नुक्कड़ नाटकों से सहायता लेता है। जल की समस्या, रक्तदान को बढ़ावा देना, प्लास्टिक बंदी, प्रौढ़ साक्षरता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि सामाजिक सरोकार बनाए रखने वाले प्रेरणापद विषयों पर नुक्कड़ नाटक जनहितार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं। जन जन तक अपनी बात सहजता से पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। व्यक्ति को जब भीतर से किसी बात की चुभन अनुभव होती है, तभी वह भीतर से बदलने को तैयार होता है। कथ्य के स्तर पर जहां वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं से नुक्कड़ नाटक सीधे जुड़ा हुआ है, वही तकनीकी के स्तर पर अपनी कुछ खास खूबियों के साथ किए हुए हैं। पारंपरिक मंचीय नाटकों के विपरीत तथा मंच और दर्शकों के बीच की दूरी पाटते हुए जनता से सीधे साक्षात्कार करना और तामझाम से उत्पन्न भ्रम को तोड़कर आम जीवन से सीधे जुड़ना जैसे तत्व नुक्कड़ नाटकों के विकास में पोषक बने हुए हैं। भारत में नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत सामाजिक आवश्यकता के रूप में हुई है। सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता को देखते हुए अनिष्ट रूढ़ियों और परंपराओं पर चोट करने के लिए इसका उपयोग किया गया है। अव्यवस्था के प्रति असंतोष तथा जन सामान्य को
अपने अधिकारों के प्रति सचेत करने के लिए भी नुक्कड़ नाटकों को माध्यम बनाया गया है। धीरे धीरे नुक्कड़ नाटक कला की एक महत्वपूर्ण शैली के रूप में अपना स्थान बना चुका है। नुक्कड़ नाटक की विशेषता तात्कालिकता, किसी भी घटना समस्या का वर्तमान जीवन पर सीधे असर होता है। नुक्कड़ नाटक को लेखक किसी तात्कालिक ज्वलंत समस्याओं को लिखकर उसकी प्रस्तुति करता है ताकि उस विषय के प्रति लोगों में जागरूकता निर्माण हो। दूसरी विशेषता गतिशीलता। नुक्कड़ नाटक के विषय का चयन करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसकी प्रवाहमयी धारा में विषय, पात्र तथा दर्शक तेजी से गंतव्य की ओर बढ़े। नाटक के अंत तक किसी को कुछ सोचने का अवकाश नहीं मिलता। इसमें कथ्य और शिल्प का फैलाव नहीं होता। तीसरी विशेषता है अचूक लक्ष्य। नुक्कड़ नाटक हथियार की तरह जड़ पारंपरिक रूढ़ियों द्वारा किए जा रहे शोषण, अनाचार को खत्म कर वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए काम करता है। चौथी विशेषता संक्षिप्तता। नुक्कड़ नाटक में संक्षिप्तता का तत्व अनिवार्य है। लंबे लंबे संवाद या विषय का विस्तार इन नाटकों को उबाऊ बना देते हैं। नुक्कड़ नाटक जितना संक्षिप्त होगा उसका प्रभाव उतना ही अधिक होगा। सहज भाषा और व्यंग्य शैली। नाटककार नुक्कड़ नाटक को प्रायतः सहज भाषा और व्यंग्य शैली में प्रस्तुत करता है। 20-25 मिनट में किसी गंभीर समस्या का जन भाषा में प्रस्तुतिकरण नुक्कड़ नाटक की स्वाभाविकता और रोचकता को बढ़ाता है। तो इस तरह से हमने नुक्कड़ नाटक किसे कहते हैं, नुक्कड़ नाटक की विशेषताओं को देखा। अब हम ऐसे ही कुछ 6-7 छोटे छोटे संवादों से भरे नुक्कड़ नाटक को देखेंगे। हमने देखा कि नुक्कड़ नाटक के अंतर्गत जो समाज परिवर्तन, सामाजिक एकता, शोषण मुक्त समाज, स्त्री पुरुष समानता, सर्वधर्म स्वभाव, राष्ट्रभक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संवर्धन, जल साक्षरता, इन विषयों के बारे में हम इस नुक्कड़ नाटकों के अंदर देखेंगे। छोटे छोटे विषयों को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी गहरी बात कही है। इन छोटे छोटे नाटकों को पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगा कि हमारे देश में कितनी सारी समस्याएं हैं और ये समस्या इस नुक्कड़ नाटक के ज़रिए यहाँ पर जड़ से उखाड़ने की कोशिश की है। तो जब आप इन नाटकों को देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये नुक्कड़ नाटक होते कैसे। तो यहाँ पर इस नुक्कड़ नाटक को शीर्षक दिया गया है मौसम और उसके रचयिता है अरविंद गोंड। तो देखो इस लेखक ने पूरी कोशिश की है कि नुक्कड़ नाटक कैसे होते हैं, यह प्रस्तुतिकरण उन्होंने बहुत ही सुंदरता से किए। आप लोग भी इन नाटकों को अपने गली मोहल्ले में, अपने चौराहे पर, अपने चौक पर, अपने सोसाइटी के बीच, बड़े आंगन में कर सकते ताकि समाज में लोगों को संदेश मिले कि जो गलत हो रहा है, जो गलत हम सह रहे हैं, हमारा शोषण हो रहा है, जो जल की समस्या है, बिजली की समस्या है, जो अस्वच्छता की समस्या है, ये सारी समस्याओं का जो निराकरण है वो इन नाटकों के ज़रिए लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं। तो आपको जब यहाँ पर 2-4 नाटक आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये किस तरह के नुक्कड़ नाटक होते हैं। और आप भी कोशिश कीजिएगा, आपका भी जो ग्रुप होता है, आपके जो दोस्त होते हैं, वहाँ आप सब एकत्र आकर इस तरह के आप नाटक कर सकते हो ताकि समाज में एक अच्छा संदेश मिले। जैसे कि हम देखते हैं कि दिवाली के दिनों में या तो गणेश उत्सव के दिनों में या तो ऐसे कोई दिन होते हैं जब हम हमारे सोसाइटी में डांस प्रोग्राम रखते हैं, तो आप
इस तरह के नाटक भी उस त्योहारों में रख सकते हैं ताकि लोगों तक ये संदेश पहुंच सके। जो अनिष्ट रूढ़ि परंपरा है, जो इस देश में गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहे, शोषण हो रहे, उसका निराकरण यह एक छोटी सी पहल है इन नुक्कड़ नाटकों के जरिए। तो आप इस तरह से ये कार्य कर सकते हैं। तो देखिएगा, हम लेखक का परिचय लेते हैं। अरविंद गोंड जी का जन्म 22 फरवरी 1963 को शाहदरा, दिल्ली में हुआ। दिल्ली के सरकारी स्कूल से शिक्षा पूर्ण करके आपने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। वहाँ से आपका थिएटर और पत्रकारिता की ओर रुझान हो गया। थिएटर से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्य करने के बाद आप दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ समय के लिए कार्यरत रहे। मजदूरों, किसानों, आदिवासियों के साथ विभिन्न आंदोलन में बुनियादी भूमिका आपने निभाई है और नुक्कड़ नाटक के रूप में आप जाने जाते हैं। आपने के नुक्कड़ नाटक देश विदेश में भी मंचित हुए हैं, मतलब देश विदेश में भी आपने नुक्कड़ नाटक को प्रस्तुत किया है। आपकी प्रमुख कृतियाँ नुक्कड़ पर दस्तक, नुक्कड़ नाटक संग्रह, अनटाइटल्ड, आई विल नॉट क्राई, एहसास, एकल नाट्य तथा कुछ पटकथाएं। गौंड जी की निर्देशित नाटक कोर्ट मार्शल का भारत में 450 से अधिक बार मंचन हुआ है। मतलब कोर्ट मार्शल नाम का जो आपका नुक्कड़ नाटक है वो भारत में आपने 450 बार प्रस्तुत किया है। पाठ परिचय देखिएगा। अरविंद गोंड जी ने मौसम नुक्कड़ नाटक में मानव जीवन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को उजागर किया है। पानी की समस्या दिन ब दिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। प्रकृति से छेड़छाड़ करने के कारण ऋतु चक्र में अनियमितता आ गई है। नियत समय पर बारिश नहीं होती भी है तो कहीं बहुत अधिक होती है तो कहीं बहुत कम। जल संचयन नहीं हो पा रहा है, मतलब जल इकट्ठा नहीं हो पा रहा है क्योंकि बारिश सही रूप से नहीं बरसती है तो जल संचयन नहीं होता है, जल को इकट्ठा नहीं किया जाता है। जहाँ जल संचयन है वहाँ विभिन्न उद्योगों के कारण जल प्रदूषित होते जा रहा है और जहाँ पर जल संचयन है, जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, वहाँ पर बड़े बड़े उद्योगों के कारण उस उद्योगों से निकलने वाला जो दूषित जल है वो उस जल संचयन में वो इकट्ठा किए हुए पानी में वहाँ पर छोड़ा जाता है, जिससे जल प्रदूषित होता है। प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग के कारण जल के बहाव में रुकावट आ जाती है। हम शॉपिंग करते हैं या बाज़ार जाते हैं तो हम जो भी चीज़ खरीदते हैं वो हम प्लास्टिक की जो बैग होती है उसमें लेते हैं और जब उसका उपयोग ख़त्म हो जाता है इस तरह से हम उसको खुली जगह में फेंक देते हैं। वही सारी प्लास्टिक की जो बैग होती है वो बड़े बड़े जो जल प्रवाह होते हैं उसमें जाकर अटक जाती हैं और जिसकी वजह से जो जल प्रवाह है वो ब्लॉक हो जाता है, पानी ठीक से बहता नहीं है, फिर वही गंदा पानी ज़मीन पर, रास्तों पर आ जाता है। सीवरों में कूड़े कचरे के साथ प्लास्टिक जमा हो रहा है। हम देखते हैं कि जो पानी की बहाव है, जो हमारे घर के स्नान की जो पानी निकलता है, कपड़े बर्तनों का जो पानी निकलता है जिसको सिवारों कहते हैं, तो उस जगह से पानी ठीक से जाता नहीं है क्योंकि उसमें कूड़ा कचरा प्लास्टिक जमा हो जाता है और वो ब्लॉक हो जाता है और फिर वही पानी सब सड़कों पर आ जाता है। प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लेखक ने इन समस्याओं का चित्रण कर सबका ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। तो इसके अंदर यही सारी समस्या रखी है, जल समस्या, जल प्रदूषण, समय पर बारिश न होना, रक्तदान की विषय लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने इस नाटक के ज़रिए हम तक पहुँचाने की कोशिश की है ताकि हम ये संदेश
आम जनता तक पहुंचाएं। इस रचना में 9 दृश्य दिए गए हैं, जिसके माध्यम से बारिश की अनियमितता के कारण सामाजिक जीवन पर होने वाले परिणामों को उजागर किया। मतलब सबसे बड़ी समस्या है बारिश का अनियमित होना, और इस बारिश के अनियमित होने के कारण बहुत सी सामाजिक समस्या उद्भव हुई है, और उसी समस्या ने हमारे जीवन पर क्या किया है, परिणाम किया है, और वही सारी बातें उन्होंने अपने इस नाटक के जरिए प्रस्तुत, मतलब 9 दृश्य आपको अलग अलग दिखाई दिए इस नाटक के अंदर। तो वो कौन से 9 दृश्य हैं ये हम आगे देखते हैं। इससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा गीत दिया है, देखो क्या कहते हैं यह गीत। देख ले ओ इंसान तूने क्या कर दिया, मतलब प्रकृति के लिए देखो इंसान ने क्या क्या कर दिया है। इसलिए प्रकृति यहाँ पर कहती है कि देख ले ओ इंसान तूने क्या कर दिया, तूने मुझसे फायदों तो उठाए हैं, मैंने तुम्हें सब कुछ निस्वार्थ भाव से दिया, लेकिन तूने मेरे साथ गलत किया। हमने प्रकृति से बहुत कुछ लिया है, लेकिन हमने प्रकृति को कुछ नहीं दिया है, सिवाय अशुद्धता, सिवाय गलत चीज़ों के सिवा हमने प्रकृति को कुछ नहीं दिया है। इसलिए प्रकृति यहाँ पर अपने मन की बातें करें। देख लो इंसान तूने क्या कर दिया, आकर तू देख ले इस नाटक में। मतलब यह नाटक प्रस्तुत हो रहा है और इस नाटक के अंदर ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही कि इंसान देखो तुमने किस तरह के गलत कार्य किए हैं। इसलिए जो नाटक प्रस्तुत करने वाले लोग हैं, जो चौराहे पर खड़े हैं, वो इस गीत के ज़रिए आम लोगों को संदेश दे रहे हैं और उनको ये नाटक देखने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रेरित कर रही। इसलिए वो कहते हैं देख ले वो इंसान तूने क्या कर दिया, आकर तू देख ले इस नाटक में। क्या है तेरी जिम्मेदारी, क्या तूने की वफादारी, तेरी जिम्मेदारी क्या है इस प्रकृति के प्रति, और तूने क्या इस प्रकृति के प्रति वफादारी निभाई है, यह हम आपको नाटक में दिखाने वाले। इसलिए वो कह रहे हैं क्या है तेरी जिम्मेदारी, क्या तूने की वफादारी, क्या तूने लूट लिया इस संसार से, हो 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 हो। तूने इस संसार से, इस प्रकृति से क्या क्या लूट लिया, लेकिन क्या तूने अपनी जिम्मेदारी निभाई, तूने वफादारी नहीं, तूने सिर्फ प्रकृति से लूटना सीखा है, सिर्फ तूने प्रकृति को लूटा है अपने स्वार्थ के लिए, और ना तो तूने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, ना ही तूने प्रकृति के प्रति वफादारी निभाई है। इसलिए वो नाटक प्रस्तुत करने वाले इंसान को, आम जनता को कह रहे हैं कि क्या है तेरी जिम्मेदारी, क्या तूने की वफादारी, क्या तूने लूट लिया इस संसार से, हो 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 हो। देख ले ओ इंसान तूने क्या कर दिया, आकर तू देख ले इस नाटक में। क्या है तेरी जिम्मेदारी, क्या तूने की वफादारी, क्या तूने लूट लिया इस संसार से, हो 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 हो। अब देखो हम यहाँ पर पहला दृश्य देखेंगे, बहुत ही सुंदर ऐसा यहाँ पर पहला दृश्य दिया गया। हम यहाँ पर सारे दृश्य 9 के 9 एक साथ नहीं देख पाएंगे, आज हम 1 या 2 दृश्य देखेंगे और फिर अगले दृश्य हम अगली तासिका में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम आज यहाँ पर पहला दृश्य देख रहे हैं। पहला आदमी देखा, आपको ये बात समझ में आ गई कि ये नुक्कड़ नाटक चल रहा है और ये नाटक चौराहे पे हो रहा है, चौक पे हो रहा है, या बड़ी खुली जगह में जहाँ पर लोग इकट्ठा हो सकते हैं। तो ऐसी चौराहे पर ये दृश्य हो रहा है, नाटक यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो यहाँ के जो उनके नाटक प्रस्तुत करने वाले जो सारे यहाँ पर पार्टिसिपेट है, लोग हैं, वो देखो 1 2 3 के हिसाब से यहाँ पर उनको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। तो पहला आदमी कहता है यहाँ देख, दूसरा आदमी कहता है भाई कितना गंदा पानी है, इस पानी को पीलिया हो गया है क्या। मतलब देखो रास्ते पर जो पानी इकट्ठा हुआ है उस पानी को दिखाते हुए एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है कि यहाँ देख किस तरह से गंदा पानी जमा हुआ है। तो दूसरा आदमी क्या कहता है, भाई ये ज़मीन पर पड़ा हुआ पानी कितना गंदा है, इस पानी को पीलिया हो गया है क्या। पीलिया जॉइंडिस, काविड कहते हैं मराठी में, हिंदी में
पीलिया कहते हैं और इंग्लिश में जॉन्डिस कहते हैं, जो शरीर में उत्पन्न होने वाली ये बीमारी है जिससे हमारा शरीर पीला पड़ता जाता है, आँखों के अंदर पीला पीला सा नज़र आता है और फिर वो एक विधि के तौर पर उसको उतारा जाता है, या तो डॉक्टर से हम इसकी ट्रीटमेंट लेते हैं। तो जैसे पीलिया होने पर इंसान पीला पीला नज़र आता है, वैसे ये ज़मीन का जो पानी है वो पानी भी पीला पीला सा है, गंदा पानी है। इसलिए वो दूसरा व्यक्ति कहते हैं भाई कितना गंदा पानी है, इस पानी को पीलिया हो गया है क्या। अब यहाँ पर पहला आदमी कहता है यही पानी हम सबके घरों में आता है और इस पानी की वजह से मेरा यह हाल हुआ है। मतलब देखो कि जो पानी इकट्ठा है, जो पानी हमारे घर तक पहुंचता है वो पानी अशुद्ध है, उसके अंदर बहुत सी गंदगी मिली हुई है। तो पहला आदमी कहता है अरे यही पानी तो हम सबके घरों में आता है और यही पानी हम अपने डेली यूज़ के लिए उपयोग करते हैं, पीने के लिए, कपड़े धोने, बर्तन धोने, बाकी के कामों के लिए, स्नान करने के लिए, यही तो पानी हमारे घर में आता है और इसी पानी की वजह से मेरी ये हालत हुई है। मतलब ये अशुद्ध पानी, गंदगी भरा पानी हम इस्तेमाल करते हैं और जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं। दूसरा आदमी कहता है यार तू तो गंजा हो गया है एकदम। मतलब हम कहते हैं ना कि मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, मेरे बाल बहुत टूटते हैं, मेरे बाल कितने लंबे थे पूरे झड़ गए, पतले हो गए हैं और सफ़ेद हो रहे हैं। तो ये सारी जो समस्या है वो किस वजह से उत्पन्न हो रही है, जब हम बाल धोते हैं तो उन बालों में ऐसे अनेक क्षार, अनेक गंदगी, अनेक अशुद्ध चीज़ें उस पानी के अंदर मिलती हैं और उसी पानी का हम उपयोग करते हैं स्नान के लिए। और वही पानी किसी के शरीर के ऊपर मतलब अशुद्धता की वजह से जख्म छोड़ता है या एलर्जी होती है और बालों का हम देखें तो बाल झड़ने लगते हैं, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, बाल टूटते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये दूसरा आदमी कहता है यार तू तो गंजा हो गया एकदम। पहला आदमी कहता है तेरे तो बहुत बाल हैं, तू कौन सा पानी इस्तेमाल करता है। मतलब हर एक इंसान मिनरल वाटर तो यूज़ नहीं कर सकता नहाने के लिए, बाल धोने के लिए। नॉर्मली जो पानी म्यूनसिपालिटी का या ग्राम पंचायत से या जो डैम से छोड़ा जाता है वही पानी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन पानियों के अंदर गंदगी होने की वजह से हमारे बाल झड़ते हैं, स्किन पर एलर्जी आती है, वो पानी का सेवन करने से हमारा पेट खराब होता है, बहुत सारी समस्या है। तो यहाँ पर पहला आदमी कहता है तेरे तो बहुत बाल है, तू कौन सा पानी इस्तेमाल करता है। दूसरा आदमी कहते हैं मेरे घर में भी ऐसा ही पानी आता है, लेकिन हम मिनरल वाटर का बड़ा वाला जार लाते हैं। मेरे घर में भी यही पानी आता है, लेकिन पानी अशुद्ध होने की वजह से, गंदा होने की वजह से घर में हम मिनरल वाटर लाते हैं। अब ये सबकी इतनी तो हैसियत नहीं है कि नहाने के लिए, बर्तन के लिए, कपड़ों के लिए हम मिनरल वाटर लेकर आए, ये तो बहुत महंगी बात होगी। तो वो कहता है कि यही पानी आता है, लेकिन फिर भी हम एक बड़ा वाला जार लेकर आते हैं, वहाँ 90 रुपये वाला है। अब ऐसे 90 रुपये वाले कितने जार लग जाएंगे हमारे घर में, अगर हम बड़ी फैमिली है या हर एक यही पानी इस्तेमाल करे तो इसके पीछे कितना खर्च होगा, और इतना हम खर्च नहीं कर सकते। दूसरा आदमी वाह हाँ वही, मैं और मेरी बीबी इसी पानी को पीते हैं, इसी से नहाते हैं, और जिस दिन वहाँ जार ना आए तो मेरी बीबी नहाती ही नहीं है। अब देखो ये वेल सेटल हो गए जो इतना 90 रुपये वाला मिनरल वाटर का बड़ा सा जार लेकर आते हैं, और वो कहता है कि इसी से हम पानी पीते हैं, यही पानी से हम नहाते हैं, और जिस दिन ये पानी हमारे घर नहीं आता उस दिन मेरी बीबी तो नहाती है। अब ये तो संभव नहीं है कि हर एक इंसान ऐसे 90 रुपये वाले जार लेकर आए और अपने घर की जो नहाने धोने की जो प्रक्रिया है इन पानी से पूरा कर सके। पहला आदमी धत तेरी की। दूसरा आदमी क्या रे, बीवी के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। मतलब देखो कि बीवी के लिए ये सब करना ज़रूरी है, लेकिन पानी गंदा न हो, पानी शुद्ध रहे, इसके लिए हम कोई
कार्य नहीं कर सकते मेहनत, तो एक तरह का ये व्यंग्य कसा जा रहा है कि 90 रुपए का मिनरल वाटर हम खरीद सकते हैं अपनी बीवी के लिए, लेकिन समाज के लिए हम अपने कार्यों को, अपनी जिम्मेदारी को भूले जा रहे हैं। अगर हम सब चाहे तो हम पानी शुद्ध रख सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन नहीं, हम उन जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। बीवी को खुश करने के लिए 90 रुपए वाला मिनरल वाटर का हम लोग जार लेकर आते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है इस नाटक के जरिए कि इंसान अपनी जिम्मेदारी भूलते जा रहा है, इंसान प्रकृति के साथ बेवफाई कर रहा है, वो स्वार्थ बन गया है, इसलिए उसने सिर्फ अपने बीवी के बारे में सोचा, अपने बारे में सोचा, लेकिन समाज के में रहने वाले अन्य लोगों के बारे में उसका ध्यान नहीं केंद्रित है, प्रकृति की ओर उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो इस नाटक के जरिए यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है कि इंसान प्रकृति के साथ वफादारी करे, अपनी जिम्मेदारी निभाए। समाज में रहने वाला हर एक इंसान रोज 90 रुपए खर्च नहीं कर सकता पानी की, जिनके पास एक वक्त का खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते, जो एक वक्त भूखे सोते हैं, या तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी कभी उनको तो खाना भी नसीब नहीं होता, वो लोग कहाँ से 90 रुपए का मिनरल वाटर का जार खरीद कर लेकर आए। तो यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना स्वार्थ न देखें, हमें प्रकृति के बारे में भी सोचना है, समाज में रहने वाले लोगों के बारे में भी सोचना है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे पानी के अंदर जो गंदगी फैलती है उसे रोकना है, पानी के अंदर जो अशुद्धता आती है उसे रोकना है, ना कि सिर्फ हम अपने बारे में सोचें। हमें समाज का कर्ज उतारना है, हमें प्रकृति के साथ वफादारी करनी है, हमें अपने जिम्मेदारी को निभाना है। तो आज से हम यही प्रण लेते हैं कि जहाँ जहाँ पानी के अंदर गंदगी फैलती है, गंदगी जो फैलाते हैं, उन लोगों को हमें रोकना है, उनको हमें बताना है कि तुम्हारी इस पानी को दूषित करने से, पानी को गंदा करने से आम जनता पर इसका कितना बड़ा असर पड़ता है। तो इस नाटक के जरिए, ये पहले दृश्य के जरिए समाज में एक बहुत ही अच्छा संदेश देने का कार्य किया है। अब यहाँ पर हम एक दूसरा दृश्य देखेंगे, आज सिर्फ हम 2 दृश्य देखेंगे। तो देखिएगा दृश्य दूसरा क्या है, बारिश ठीक समय पर नहीं गिर रहे, अनियमित गिर रहे, तो उसका रीजन क्या है, उसका लिए कौन दोषी है, वो यहाँ पर हम दूसरे दृश्य में देखेंगे। पहला आदमी, भाई अक्टूबर आ गया, अभी तक मानसून नहीं आया और ऊपर से इतनी गर्मी। मतलब जो हम कहते हैं ना कि ऋतु चक्र 3 होते हैं, गर्मी के मौसम के 4 महीने, बारिश के मौसम के 4 महीने और ठंडी के मौसम के 4 महीने। लेकिन आज अगर हम इस प्रकृति की ओर ध्यान केंद्रित करें तो हमें यह बात ध्यान में आती है कि अब ये 4 महीने रहे ही नहीं किसी अलग अलग ऋतु के लिए। कभी भी बारिश होती है, कभी भी ठंडी गिरती है, कभी भी गर्मी होती है। गर्मी के दिनों में भी कभी बारिश गिर जाती है, ठंडी के दिनों में भी कभी गर्मी महसूस होती है, बरसात के दिनों में कभी बरसात नहीं होती है। तो ये सारे रीजंस है, हमारे प्रकृति को हम लोगों ने छेड़छाड़ की है। हम अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। और इसीलिए एक आदमी कह रहा है कि भाई अक्टूबर आ गया, मतलब मोस्टली बारिश के 4 महीने कौन से होते हैं, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो इन 4 महीनों में बारिश गिरी ही नहीं, अक्टूबर आ गया है और अभी तक मानसून मतलब बारिश नहीं आ रही है। ऊपर से ये कितनी गर्मी हो रही है, मतलब अक्टूबर महीना लग जाता है, मतलब ठंडी के दिन आ जाता है और ठंडी के दिन होने के बावजूद भी गर्मी हो रही है। बरसात के 4 महीने में बरसात नहीं गिरी है। लगता है, दूसरा आदमी कहता है, लगता है प्रकृति हमसे नाराज हो गई है। खुद ही देख लो, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं पर सूखा पड़ा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और हम लोगों ने प्रकृति के साथ इतनी नाइंसाफी की है अपने स्वार्थ के लिए, इसलिए प्रकृति हमसे नाराज हो गई है और इसी वजह से कहीं पर बाढ़ आ रही है तो कहीं पर सूखा है। समझ में नहीं आ रहा कि अब करे तो क्या करे। तीसरा आदमी कहता है, भैया देखना दिसंबर जनवरी में बारिश होगी बेमौसम। अब ये दिसंबर जनवरी तो ठंडी के मौसम है, लेकिन तीसरा आदमी कहता है कि जब
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में बारिश नहीं गिरी, अक्टूबर आ गया है और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने ठंडी के होते हैं। लेकिन भाई देखना, दिसंबर, जनवरी में बारिश होगी, मतलब ठंडी के दिनों में बारिश होगी। चौथा आदमी कहता है पूरी दुनिया में कलयुग फैल गया है। कलयुग और वहाँ भी तुम जैसे पापियों की वजह से कूड़ा कचरा तुम फैलाओ, पॉल्यूशन तुम करो, गंदगी तुम फैलाओ। मतलब यहाँ पर जो लोग इस तरह की गंदगी फैलाते हैं, उस गंदगी फैलाने वाले लोगों की वजह से जो दूसरे लोग हैं, जो अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, समाज को स्वच्छ रखते हैं, उनको भी ये सारी समस्या को भोगना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि जो प्रकृति के साथ वफादारी निभा रहा है उनके लिए अलग कार्य, और जो गंदगी फैला रहा है, जो कूड़ा कचरा फैला रहा है, जो पॉल्यूशन फैला रहा है, उनके लिए कोई अलग कार्य। प्रकृति सबको एक ही नज़र से देखती है, लेकिन जो गुनाह करने वाले हैं, पाप करने वाले हैं, इनकी सजा सभी लोगों को सहनी पड़ती है। इसलिए पूरी दुनिया में कलयुग फैल गया है। कलयुग, और वह भी तुम जैसे पापियों की वजह से। कूड़ा कचरा तुम फैलाओ, पॉल्यूशन तुम करो, गंदगी तुम करो, और उसकी सजा कोई और भुगते। पहला आदमी, अच्छा जी भाई साहब, और जो आपकी 4-4 फैक्ट्रियां हैं, मतलब यहाँ पर एक दूसरे के अंदर बहस चल रही है। एक कहते हैं कि तुम लोग ये सारी गंदगी फैलाते हो, पॉल्यूशन फैलाते हो, और तो दूसरा कहते हैं अच्छा हम करते ही ये सारी चीज़ें, और आपकी 4-4 फैक्ट्रियां हैं, वो क्या, उनका कूड़ा कचरा कहाँ पर जाता है। चौथा आदमी, वही जाता जहाँ बाकी की फैक्ट्री का जाता है। बोलो सभी नदियों की जय। मतलब यहाँ पर कि बाकी के लोग जहाँ पर कूड़ा कचरा फेंकते हैं, हमारी फैक्ट्री का भी वहीं जाता है। मतलब कहाँ पर, तो नदियों के अंदर, नालों के अंदर, समंदरों के अंदर, जहाँ पीने के पानी के स्रोत है उनके अंदर सब लोग डालते हैं, वैसे हम लोग डालते हैं। कोरस में कहते हैं कि बोलो सभी नदियों की जय हो। इसलिए प्रकृति हमसे रुष्ट है, और इसलिए दूसरा आदमी कहता है कि हम जो यहाँ पर पाप कर रहे हैं, कूड़ा कचरा, गंदगी, पॉल्यूशन, ये जो हम पानियों में बहाते हैं, इसकी वजह से प्रकृति हमसे नाराज हो गई है। रुष्ट होना मतलब नाराज होना। आपके कहने का मतलब है कि मेरे अकेले की फैक्ट्री की वजह से प्रकृति नाराज हो गई है, मतलब सिर्फ मैं अकेले जिम्मेदार हूँ, मेरी फैक्ट्री की वजह से प्रकृति मुझसे नाराज है? तो ऐसा नहीं है। इसके लिए कोई एक इंसान जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए सारे लोग जिम्मेदार हैं। इसके लिए किसी एक को हम दोष नहीं दे सकते। इसलिए वो तीसरा आदमी कहते हैं जी नहीं, हम सब की वजह से, हम सब जिम्मेदार है प्रकृति को इस तरह से दूषित करने के लिए, और इसी वजह से प्रकृति नाराज हो गई है। जो ऋतु चक्र है 4-4 महीने, मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये बारिश के दिन है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये ठंडी के दिन है, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ये गर्मी के दिन है। तो ये पूरा ऋतु चक्र क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है, और इसके जिम्मेदार कौन है, सभी इंसान। किसी एक इंसान को हम दोष नहीं दे सकते कि किसी एक इंसान की वजह से ये सारी चीजें हुई। तो आज हम यहाँ पर रुकते हैं। हमने 2 दृश्य देखे हैं। पहला दृश्य हमने पानी की अशुद्धता का देखा, और दूसरा दृश्य हमने देखा बारिश का अनियमित होना, और उसके लिए जो प्रकृति के साथ हम लोगों ने यहाँ पर छेड़छाड़ की है, उसके लिए सभी इंसान जिम्मेदार हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने कर्तव्य निभाएं, हम जिम्मेदारी से अपने मुंह न मोड़े, हम प्रकृति के साथ वफादारी निभाएं। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। अगले दृश्य को, मतलब जो तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां, ये बाकी के दृश्यों को हम अलग अलग तासिका में कंप्लीट करेंगे। मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। फिर भी आप पेज नंबर 65 पर जो नुक्कड़ नाटक की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में जो बताया है उसको पढ़ लीजिएगा, और पेज नंबर 68, 69 के जो हमने दृश्य देखे हैं उनको भी आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, तो आपको समझ में आए। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि नुक्कड़ नाटक किसे कहते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे दृश्य चौराहे पर, चौक पर किए जाते हैं विद्यार्थियों के जरिए, ताकि लोग इस छोटे छोटे दृश्य को देखें और संदेश ले, समझे और अपने अंदर परिवर्तन लाए, ताकि प्रकृति को हम वफादारी दे सके, प्रकृति के प्रति हम अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। धन्यवाद।